मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी कोई औलाद नहीं हुई। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मुझे डर था कि कहीं इसकी वजह से मुझे मेरा पति तलाक ना दे दे। पर यहाँ तो माजरा ही अलग था। मेरी सास और पति को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक उन्हें भी यकीन हो चुका था कि मेरे तीसरे बेटे में भी यही तकलीफ़ है। वह भी बाप नहीं बन सकता। मेरे दोनों जेठ भी बाप नहीं बन सके। इसके बावजूद भी मेरे दोनों जेठानियों के 2-2 बच्चे थे। लेकिन दोनों जेठानियों के बच्चे उन जेठानियों के चेहरे से कोई मेल खाता तो कोई बिल्कुल अलग थे। इसीलिए कोई यह नहीं कह सकता था कि वह बच्चे उनके नहीं हैं। एक दिन मुझे अच्छे से तैयार होने को कहा। मैंने कहा भी कि कहाँ जाना है, तो मेरे पति ने कहा कि मैं भी कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। यदि तुम एक माँ बनने का सुख चाहती हो तो हमें कहीं चलना होगा। तभी मेरी सास भी आ गई। उसने कहा, चलो बहू, यह सही कह रहा है। बिना बच्चों के ज़िंदगी काटनी मुश्किल होती है। मुझे लगा यह मुझे अस्पताल लेकर जाएंगे, जहां IVF या ICSI से बच्चा कंसीव हो जाएगा। उन्होंने मुझे 4-5 दिन के लिए कपड़े भी पैक करने के लिए कहा। मैंने वह भी कर दिया। पर जब वह मुझे शहर से काफ़ी दूर गाड़ी में ले जाने लगे तो मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? IVF या ICSI की सुविधा तो हमारे शहर में भी तो है, फिर हम इतनी दूर? मेरी सास ने कहा, अस्पताल में तो जाने किस जाति किस खानदान के बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दें। हमें हमारे खानदान का बच्चा चाहिए। उनकी बातों से तो मेरा सिर भारी हो गया। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वह बस अपनी गाड़ी चला रहे थे। मुझे देख बोले, तुम चिंता मत करो, माँ जो कह रही है वह सही है। हम तीनों भाइयों में शुक्राणु ही नहीं है तो भला IVF या ICSI का कोई मतलब नहीं है। मैंने पूछा, क्या आपने कभी अपना चेकअप करवाया? तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं, पर मेरे दोनों बड़े भाइयों ने करवाया था। डॉक्टर ने यही कहा था, और जब उनके साथ ऐसा है तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अब मैं इस इंतज़ार में थी कि आखिर यह लोग मुझे कहाँ ले जाएंगे। क्या मुझे किसी के साथ सोना पड़ेगा? यह 4-5 दिन के लिए कपड़े, क्या 4-5 दिन के लिए? ऐसा विचार करते करते तो अंदर ही अंदर मेरा दिल भी घबरा रहा था। मैंने अपने पति से कहा, देखिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आप मुझसे प्यार करते हो और मैं आपसे। बस हम इसी प्यार के सहारे अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। वह देखो, गांव आ गया, मेरे पति ने कहा। घने जंगलों में बसने उस कुछ गिने चुने मकान, जहाँ से किसी घर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हम रुके, पर मैं गाड़ी से उतरी नहीं। मेरे पति ने मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। जब उतरी नहीं तो मेरा हाथ खींचकर गाड़ी से उतारा। मैं पीछे पीछे हट रही थी। वह मेरा हाथ पकड़कर आगे आगे ले जा रहे थे। पीछे से मेरी सास मुझे धकेल रही थी। मेरी सास ने कहा कि यहाँ हमारे खानदान के लोग रहते हैं। वहाँ एक घर के दरवाजे को जब खटखटाया तो एक हट्टी कट्टी औरत ने दरवाज़ा खोला। अंदर 4-5 हट्टे खट्टे आदमी, जो अपनी मूँछों पर ताव देकर मुझे घूरे जा रहे थे। इन 5 आदमियों की हट्टी कट्टी पत्नियाँ थीं। वहाँ तो सभी ऐसे ही थे। मैं तो बिल्कुल दुबली पतली। उन सभी को देख मेरा दिल घबरा रहा था। तभी एक औरत ने मेरी सास से कहा, तुम्हारे 3 पोते और 1 पोती है ना? अपने तीनों पोतों को यह दवाई खिला देना, जिससे उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं होगी। कम से कम अपने पोते की लुगाइयों को यहाँ लाना तो नहीं पड़ेगा। जब वे तीनों 18 बरस के हो जाए तो बस 1 चम्मच 1 महीने में 1 बार दूध के साथ ही देना। वह कोई पढ़े लिखे नहीं थे, पर यह गंवार मेरे पढ़े लिखे ससुराल वालों को ज्ञान दे रहे थे। मैं तपाक से बोल पड़ी, पहले इसकी जांच तो करवा दो कि यह किसकी दवाई है। वहाँ सभी लोग मेरी बातें सुन मुझे घूर से देखने लगे। एकदम सन्नाटा छा गया। बस उनके बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था, जो पास में ही खेल रहे थे। मेरे पति बस मुझे वहाँ छोड़कर जाने लगे। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। मैं गिड़गिड़ाने लगी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए प्लीज़। तभी वहाँ एक औरत आई। उसने झटके से मेरे पति का हाथ मेरे हाथ से छुड़ा दिया। उन्हें जाते देख मेरा दिल अंदर से भारी हो रहा था। एक औरत ने मुझे खाने की मोटी रोटी और सब्जी दी। झोल वाली सब्जी में रोटी डुबकी लगा रही थी। मैं उसे देख अपना मुँह बिगाड़ने लगी। तभी एक औरत बोली, रोटी को देख मुँह मत बिगाड़, 7 दिन ऐसा ही खाना मिलेगा। तुम शहर के लोग कैसा खाना खाते हो? रोटियां दबाकर खाओ, सूखी हुई काटा है, थोड़ी मजबूत रहना, तेरे पेट में जल्दी बच्चा ठहर जाएगा। खाने की इज्जत कर, जैसा मिले चुपचाप खा लेना, खाना जल्दी ख़त्म कर,
फिर काम पर लगना है। लाइन बहुत बड़ी है, तेरे अलावा और भी औरतें हैं। खाने का एक निवाला मुँह में जाने ही वाला था कि एक लड़की जो लगभग 20 साल की थी एक कमरे से चिल्लाती हुई भागकर आई। उसके शरीर पर कुर्ता था पर पजामा नहीं। इसी कमरे से एक हट्टा कट्टा आदमी जो लगभग 27 या 28 साल का था उसका हाथ पकड़कर जबरन कमरे में खींचकर ले जाने लगा। अधेड़ उम्र की औरत चिल्ला गई, यह छोरी तेरे से संभाली ना जा रही है। ए छोरी रुक, हमें कोई शौक ना है तेरे साथ ज़बरदस्ती करने का। अब तेरा मर्द बच्चे ना पैदा कर सकता है तो उसकी इज्जत के खातिर थोड़ा तो सहन कर। 7 दिन की बात है, 3 दिन तो निकल गए हैं, 4 दिन और निकल जाएंगे। मेरी तरफ देख बोली, समझ गई तू भी, ज़्यादा नखरे मत करना। और वह हाथ का निवाला बस हाथ में ही रह गया। वह लड़की फिर अपने आप को छुड़ाकर सीधा मेरे पास आ गई, मुझसे मदद की गुहार लगाने लगी। मेरी तो खुद की धड़कनें 200 की स्पीड से भाग रही थी, पाँव कँपा रहे थे। भला मैं उसकी क्या मदद करती। जैसे ही वह आदमी मुझसे लिपटी उस लड़की को ले जाने लगा, न जाने मुझे क्या सूझा कि उसी थाली से उस आदमी को दे मारी, जिससे वहाँ खड़े सारे आदमी और औरत गुस्से से भर गए। वह आदमी जैसे ही हमारे पास आया, मैं अपने आप को बचाने के लिए बच्चों के पास चली गई, लेकिन पीछे से वह लड़की उनके हाथ में आ गई। थाली अभी भी मेरे हाथ में थी। पास में खड़े एक बच्चे को पकड़ लिया, उन्हें धमकी दी कि उस लड़की को छोड़ दे। उन्होंने आसानी से उस लड़की को छोड़ दिया। तब उस अधेड़ उम्र की औरत ने कहा, हाँ, हम यहाँ तमाशा नहीं चाहते, मदद तो तुम्हारे परिवार वालों ने मांगी थी, इससे तुम्हारी भलाई है। मैंने कहा, 7 दिन तक यहाँ 5 आदमी एक औरत की इज्जत के साथ खेलेंगे और तुम्हें हमारी भलाई दिख रही है। अधेड़ उम्र की औरत ने मेरे और उस लड़के के परिवार वालों को फ़ोन करके बुलाया और मुझे कहा, विश्वास नहीं आता तो तुम खुद ही देख लो, इस लड़के के परिवार वाले तो पास में ही रहते हैं। तब उस लड़की के ससुराल वाले फ़ोन पर उनसे बात करने लगे और उस लड़की से भी बात करने को कहते। वह भी धीरे धीरे उनके पास गई, फ़ोन पर बात करी और जाने क्या बात हुई कि वह उस कमरे में जाने के लिए राज़ी हो गई। मैंने इसका कारण उस लड़की से पूछा, पर बिना कुछ जवाब दिए रोते हुए उस कमरे में चली गई। 4-5 घंटे बाद मेरी सास और पति भी आ गए। मुझे एक तरह से तो खुशी हुई। वह दोनों मुझे एक कमरे में ले जाकर समझाने लगे, यदि तुमने 7 दिन यहाँ के आदमियों के साथ रात नहीं गुजारी तो दुनिया तुम्हें बांझ कहेगी और मेरे बेटे को बदनाम करेगी। लेकिन मैं किसी भी हाल में वहाँ 7 दिन तक रहने को तैयार नहीं थी। मेरा पति भी मुझसे प्यार करता था और इसी प्यार की खातिर वह भी मुझसे कुर्बानी मांग रहा था। मेरी सास बोली, बस एक बार माँ बन जाओ, फिर यहाँ कभी मत आना। तुम्हारी जेठानी भी तो 2-2 बार यहाँ आई है। कितना गलत हो रहा था। केवल हमारे घर में ही क्या, जाने किस किस घर में यहाँ के 5 मुस्टंडे जाने कितनी औलादों के बायोलॉजिकल बाप बन रहे थे। बस बाप का ठप्पा अलग अलग था। 7 दिन तक मुझे यह कहकर वहाँ रखा कि तुम अपना विचार बना लेना, कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। एक कोने में मुझे बिठाए रखते। वह लड़की बाहर आती, खाना खाती, थोड़ा घूमती, फिर अंदर चली जाती। अब तो इन 5 दिनों में जैसे उसकी भी आदत सी हो गई थी। 7वें दिन उसके ससुराल वाले आए, उस अधेड़ उम्र की औरत को एक अच्छी खासी रकम दी और उस लड़की को लेकर चले गए। उन्हें देखकर यूँ लग रहा था मानो जब किसी गाय को एक अच्छी नस्ल का बच्चा चाहिए होता है तो प्राकृतिक तौर पर गाय के लिए जिस तरह बैलों की व्यवस्था करते हैं, इसी तरह से यहाँ भी आदमियों की व्यवस्था थी। कहीं औरत माँ नहीं बनना चाहती है क्योंकि उनके शरीर का फिगर बिगड़ जाएगा, इसीलिए किराए की कोख की व्यवस्था की जाती है। 5 दिन गुजर चुके थे। इस बीच 3-4 महिलाओं को भी उनके ससुराल वाले छोड़ गए। कोई मानता तो कोई रोकर मानता, जो दूसरी बार आता वह तो राजी होकर मानी जाती। 5वें दिन वह अधेड़ उम्र की औरत मेरे पास आई। वह भी फिर से मुझे समझाने लगी, पर मैंने भी तय कर लिया था कि मैं बांझ बनी रहूँगी, चाहे जो होना है हो जाए। उन्होंने मेरे ससुराल वालों को भी बुला दिया।
मेरी ज़िद को देख वह मुझे 5वें दिन वहाँ से ले गए। मेरी सास और पति का मुँह उतरा हुआ था। मेरी सास मेरे पति पर दोबारा शादी का दबाव बनाने लगी। भले ही मेरा पति मुझसे नाराज़ था, पर वह मुझसे बहुत प्यार करता था। उन्होंने मेरा ही साथ दिया और कहीं ना कहीं मेरे इस फैसले के लिए उनके दिल में मेरे लिए इज्जत और बढ़ गई थी। सासू जी बार बार मेरे पति को दोबारा शादी का दबाव बनाती। उस दिन मेरे पति सासू जी पर चिल्ला गए कि आप आज से कभी भी मुझे दोबारा शादी की बात नहीं कहेंगी। जो है जैसे हैं हम ऐसे ही खुश हैं। जिस दुनिया को दिखाने के लिए आप पोते पोती चाहती हो वह तो असल में आपके है ही नहीं। फिर काहे का दुख और काहे की खुशी। मुझे ऐसी वफादार पत्नी मिली है, शायद यही मेरे लिए अच्छा है। वह कमरे में गए और वह दवाइयाँ लेकर आए, जिसे देख मुझे याद आया कि यह वही दवाइयाँ थी जो उन्होंने उनके पोतों को देने के लिए दी थी। अपनी माँ को वह दवाई देते हुए कहने लगे, यह लो दवाइयाँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने उस दवाइयों को लेते हुए कहा, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत है। उन दवाइयों को जब मैंने जांच करवाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह दवाइयाँ तो आदमियों को नपुंसक बनाने के लिए ही थी। पैसे कमाने के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। यह बात इतनी उठी नहीं, क्योंकि उन सभी पढ़े लिखे लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठता कि पढ़े लिखे लोगों को गंवार लोग ठग रहे थे, एक बदनामी छुपाने के लिए कि उनकी बहू बेटी के साथ क्या क्या हुआ। जब इस बारे में बात करने मेरे पति वहाँ गए और धमकी दी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी औलादें हमें दे दो, हम पाल लेंगे। सब खामोश हो चुके थे। अब वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं बताता, पर जिसे जाना होता है लोग अब भी वहाँ चले ही जाते हैं। मुझे देर हुई। शादी के लगभग 15 साल बाद 42 साल की उम्र में मुझे हमारी संतान हुई, जो हमारी थी, जिसकी माँ मैं थी और उसके पिता मेरे पति थे, जो हमारे खानदान का पहला चिराग था, जिसकी सच्ची खुशी मैं अपने पति और सास की आंखों में भी देख सकती थी। आज की कहानी बस यहीं तक। राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।